चलिए भारतीय न्याय संहिता के उस हिस्से में उतरते हैं जो हम सबको फैसिनेट और शायद डिस्टर्ब भी करता है, मानव शरीर के खिलाफ होने वाले अपराध। बिल्कुल। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां कानून बहुत बारीकी से चीजों को देखता है। हाँ, कि एक झगड़ा कहाँ खत्म होता है और एक संगीन जुर्म कहाँ से शुरू होता है। एक ही जैसी दिखने वाली दो घटनाओं में से एक को कानून हत्या मानता है और दूसरी को गैर इरादतन हत्या। ऐसा क्यों? ये सवाल ही इस पूरे चैप्टर का सार है। एक थप्पड़, एक मुक्का, एक धमकी, इन सब में फर्क क्या है? आज हम यही समझेंगे कि कानून इरादे यानी इंटेंशन और नतीजे को कैसे मापता है। तो शुरुआत सबसे गंभीर अपराध से करते हैं जहां नतीजा मौत है, होमिसाइड। हमारे सोर्सेज में कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच के अंतर पे बहुत जोर दिया गया है। हाँ, और ये बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। सुनने में तो लगभग एक जैसे ही लगते हैं। बिल्कुल। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि कल्पेबल होमिसाइड को एक बड़ा जीनस मान लीजिए, एक ब्रॉड कैटेगरी। अच्छा। यानी किसी इंसान द्वारा दूसरे इंसान की जान लेना। अब इसी बड़े सेट के अंदर एक छोटा, ज्यादा गंभीर स्पीशीज है जिसे हम मर्डर कहते हैं। तो मतलब हर मर्डर कल्पेबल होमिसाइड है? एग्जैक्टली। हर मर्डर कल्पेबल होमिसाइड होता है, लेकिन हर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होता। ठीक है, तो वो कौन सी लक्ष्मण रेखा है जिसे पार करने पे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर बन जाता है? बीएनएस में सेक्शन 100 कल्पेबल होमिसाइड की बात करता है और सेक्शन 101 मर्डर की। तो फर्क कहाँ आता है? फर्क आता है दो चीजों में। एक, इरादे की गहराई मतलब डिग्री ऑफ इंटेंशन, और दूसरा मौत होने की संभावना। संभावना। हाँ, कल्पेबल होमिसाइड में आपका इरादा मौत का हो सकता है, या आपको ये ज्ञान हो सकता है कि आपके काम से मौत हो सकती है, इज लाइकली टू कॉज डेथ। यहाँ एक संभावना है। और मर्डर में? वो संभावना एक तरह से निश्चित हो जाती है। बिल्कुल सही। मर्डर में इरादा और ज्यादा मजबूत होता है, या फिर जो चोट पहुंचाई गई है वो इतनी गंभीर है कि प्राकृतिक रूप से मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त है, सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। अच्छा। या फिर वो काम ही इतना खतरनाक है कि उससे मौत होने की पूरी संभावना है, इन ऑल प्रोबेबिलिटी। तो ये लाइकली से सफिशिएंट और इन ऑल प्रोबेबिलिटी का सफर ही है जो कल्पेबल होमिसाइड को मर्डर बनाता है। लेकिन ये तो सुनने में बहुत एकेडमिक और सब्जेक्टिव लग रहा है। मतलब रियल लाइफ में एक जज ये कैसे तय करता है कि चोट लाइकली थी या सफिशिएंट? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब हमें मिलता है 1876 के एक क्लासिक केस आर.वी. गोविंदा से। हाँ, इसका जिक्र आता है। उस केस में जस्टिस मेलविल ने जो तर्क दिया वो आज भी इस्तेमाल होता है। हुआ ये था कि पति पत्नी के झगड़े में पति ने अपनी पत्नी को जमीन पर गिराया, उसकी छाती पर घुटना रखा और उसके चेहरे पर 2 जोरदार मुक्के मारे। इससे अंदरूनी ब्लीडिंग हुई और पत्नी की मौत हो गई। सुनने में तो ये बहुत क्रूर लगता है। इसे तो मर्डर ही माना होगा। नहीं, यही तो पॉइंट है। अदालत ने इसे कल्पेबल होमिसाइड माना, मर्डर नहीं। क्यों? जस्टिस मेलविल ने कहा कि चेहरे पर मुक्के मारने का इरादा शायद मौत का नहीं था, और ये चोटें आमतौर पर मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। हाँ, उनसे मौत हो सकती है और हो भी गई, राइट। लेकिन वो सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर नहीं थी। अगर उसी पति ने चाकू या कोई भारी पत्थर इस्तेमाल किया होता तो शायद ये मर्डर होता। तो अदालत हर केस के फैक्ट्स, हथियार, चोट की जगह, इन सबको देखती है। समझ गई। तो इरादा और इस्तेमाल किया गया तरीका, ये सब मिलके तय करते हैं। अच्छा, तो ये तो हुई बात जहां इरादा या ज्ञान है। लेकिन क्या हो अगर किसी की जान चली जाए पर मारने का कोई इरादा ही ना हो, बस एक लापरवाही हो? उसके लिए कानून में एक अलग कैटेगरी है, बीएनएस का सेक्शन 106, यानी कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। लापरवाही से मौत। हाँ, ये उन मामलों के लिए हैं जहां मौत किसी उतावरेपन या लापरवाही भरे काम, मतलब रैश या नेग्लिजेंट एक्ट से होती है। यहां वो कल्पेबल होमिसाइड वाला मेंस रिया यानी गिल्टी माइंड नहीं होता। तो एक डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की मौत या रैश ड्राइविंग से हुआ हादसा, वो सब इसमें आएगा? बिल्कुल। यहां इरादा मारने का नहीं बल्कि लापरवाही बरतने का है, और सजा में भी जमीन आसमान का फर्क है। कानून इरादे को बहुत गंभीरता से लेता है। ठीक है, तो मौत से नीचे उतरते हैं और चोट पर आते हैं। यहाँ भी कानून ने 2 हिस्से किए हैं, हर्ट और ग्रीवियस हर्ट। मतलब सिर्फ चोट और गंभीर चोट कह देना काफी क्यों नहीं था? ये बेहतरीन सवाल है। इसकी वजह यह है कि कानून सिर्फ दर्द की गहराई नहीं देखता, बल्कि उस चोट के लॉन्ग टर्म असर को देखता है।
क्या उस चोट ने पीड़ित की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी? अच्छा। बीएनएस सेक्शन 114 में हर्ट की परिभाषा तो सीधी है, किसी को शारीरिक दर्द, बीमारी या दुर्बलता देना। एक थप्पड़ भी हर्ट हो सकता है। और ग्रीवियस हर्ट? वो सेक्शन 116 में है और उसकी तो एक लंबी लिस्ट है। हाँ, और वो लिस्ट बहुत कुछ कहती है। बीएनएस ने ग्रीवियस हर्ट को 8 स्पेसिफिक कैटेगरीज में बांटा है। वो 8 कैटेगरीज कौन सी हैं? आप उनमें एक पैटर्न देखेंगे। पहली है इमैस्कुलेशन, यानी किसी पुरुष को नपुंसक बना देना। दूसरी और तीसरी है किसी आंख की रोशनी या किसी कान की सुनने की शक्ति को हमेशा के लिए छीन लेना। मतलब ये सब परमानेंट लाइफ आल्टरिंग इंजरीज हैं। एग्जैक्टली। कानून यही कह रहा है, ये सिर्फ ज्यादा दर्द नहीं है, ये वो चोटें हैं जो इंसान की पहचान और उसकी काबिलियत पर हमला करते हैं। लिस्ट में आगे है चेहरे का स्थायी विरूपण, परमानेंट डिसफिगरेशन। जैसे एसिड अटैक? बिल्कुल। फिर आता है हड्डी या दांत का टूटना, और आखिर में कोई भी ऐसी चोट जो जानलेवा हो या जिसके कारण पीड़ित 15 दिनों तक सिवियर पेन में रहे। तो कानून ने बहुत सोच समझकर इन चोटों को अलग किया है। अच्छा, तो अब तक हमने शरीर को हुए सीधे नुकसान की बात की, लेकिन कानून हमारी आज़ादी, हमारी लिबर्टी को भी बचाता है। यहाँ 2 जोड़े हैं जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं, किडनैपिंग और अबडक्शन, और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। हाँ, और इनमें बहुत बारीक फर्क है। किडनैपिंग और अबडक्शन से शुरू करते हैं। किडनैपिंग, जैसा बीएनएस सेक्शन 137 में है, वो मुख्य रूप से बच्चों के लिए है। उम्र का फैक्टर है मतलब? हाँ, 2 चीजें सबसे जरूरी हैं, पीड़ित की उम्र और लीगल गार्डियन की सहमति का न होना। अगर आप एक 15 साल के बच्चे को उसके माँ बाप की मर्जी के बिना कहीं ले जाते हैं तो ये किडनैपिंग है, भले ही बच्चा खुद जाने को तैयार हो। हाँ, बच्चे की सहमति यहाँ कोई मायने नहीं रखती, और किडनैपिंग में आपका इरादा क्या था वो भी इरेलेवेंट है। बच्चे को उसकी लीगल गार्डियनशिप से हटा देना ही अपने आप में पूरा अपराध है। अच्छा, और अबडक्शन? अबडक्शन, जो बीएनएस सेक्शन 38 में है, वहां उम्र कोई फैक्टर नहीं है। एक 40 साल के व्यक्ति का भी अबडक्शन हो सकता है। यहां जरूरी है जबरदस्ती यानी फोर्स या धोखा यानी डिसीट। तो अबडक्शन में इरादा सबसे जरूरी है। मतलब अगर कोई किसी को जबरदस्ती कार में बिठा ले तो सवाल ये होगा कि क्यों किया। बिल्कुल, वही इरादा अबडक्शन को परिभाषित करता है। अबडक्शन अपने आप में एक अपराध नहीं है, ये हमेशा किसी और अपराध को करने के इरादे से जुड़ा होता है, और ये एक कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस है। कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस? मतलब जब तक पीड़ित को अगवा करके रखा गया है, हर पल हर जगह वो अपराध जारी है। ये बहुत दिलचस्प है। अब दूसरे जोड़े पर आते हैं, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट यानी बीएनएस सेक्शन 126 है, जब कोई आपके एक रास्ते को ब्लॉक कर दे। एक रास्ता? हाँ, आप एक दिशा में जाना चाहते हैं जहां जाने का आपको हक है, लेकिन कोई आपको रोक रहा है। मान लीजिए कोई आपके ऑफिस के दरवाजे पर खड़ा हो गया, पर आप शायद खिड़की से निकल सकते हैं, आपका सिर्फ एक रास्ता बंद है। और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, इसका ज्यादा गंभीर रूप हुआ, मतलब पूरी तरह से बंद कर देना। सही। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट सेक्शन 127 है, जब आपको उसी ऑफिस के अंदर बंद करके बाहर से ताला लगा दिया जाए। अब आप कहीं से नहीं निकल सकते, आपको एक निश्चित सीमा के अंदर पूरी तरह से कैद कर दिया गया है। वाह, ये एनालॉजी तो एकदम साफ कर देती है। एक में एक दिशा बंद, दूसरे में हर दिशा बंद। बिल्कुल, यह स्वतंत्रता के हनन की डिग्री का फर्क है। तो हमने मौत, चोट और आजादी छीनने जैसे अपराधों को देखा, लेकिन इन सब की शुरुआत अक्सर एक धमकी से या एक मामूली धक्के से होती है। तो अब बात करते हैं असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स की। इनमें क्या बारीक फर्क है? हाँ, आम भाषा में तो ये शब्द एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं, पर कानून में ये 2 अलग चीजें हैं। पहले क्रिमिनल फोर्स यानी सेक्शन 129 को समझते हैं। इसके 3 एलिमेंट हैं। बिना सहमति के बल का इस्तेमाल, उस इस्तेमाल जानबूझकर किया गया हो, और उसका मकसद कोई अपराध करना या सामने वाले को चोट या डर देना हो। तो मतलब फोर्स का एक्चुअल एप्लीकेशन जरूरी है, फिजिकल कांटेक्ट या एनर्जी का ट्रांसफर, जैसे किसी पर पानी फेंकना भी क्रिमिनल फोर्स है। अब आते हैं असॉल्ट पर। असॉल्ट सेक्शन 130। असॉल्ट में फोर्स का इस्तेमाल नहीं होता, ये फोर्स इस्तेमाल होने से ठीक पहले का स्टेज है। इसमें कोई ऐसा इशारा या तैयारी की जाती है जिससे सामने वाले को ये आशंका हो जाए कि उस पर क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल होने ही वाला है। जैसे किसी को मारने के लिए मुक्का दिखाना। बिल्कुल, या किसी की तरफ पत्थर फेंकने के लिए हाथ उठाना। लेकिन इसमें एक बारीक बात है ना,
अगर मैं मजाक में अपने दोस्त को मुक्का दिखाऊं और वो जानता है कि मैं मजाक कर रही हूं, तो क्या वो भी असॉल्ट होगा? मतलब सामने वाले का डरना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी सवाल है। कानून कहता है कि रीजनेबल एप्रीहेंशन यानी एक वाजिब आशंका होनी चाहिए। अगर सामने वाला जानता है कि आप मजाक कर रहे हैं या आप हमला कर ही नहीं सकते, जैसे आप सलाखों के पीछे से मुक्का दिखा रहे हैं। सही, तो वो असॉल्ट नहीं माना जाएगा। डर असली और तात्कालिक मतलब इमिनेंट लगना चाहिए। तो असॉल्ट डर पैदा करने का काम है और क्रिमिनल फोर्स उस डर को हकीकत में बदलने का। तो ये था मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराधों का एक ब्रेकडाउन, जैसा BNS 2023 में दिया गया है। आज ये समझा कि कानून कैसे इरादे की डिग्री, चोट की प्रकृति और आज़ादी पर लगी पाबंदी को नापता है। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है कि कानून इन अपराधों को कितनी बारीकी से देखता है। एक ही मुक्का कब कल्पेबल होमिसाइड है और कब मर्डर, ये सिर्फ इरादे की गहराई पर निर्भर करता है। हाँ, और एक ब्लॉक्ड रास्ता कहाँ रिस्ट्रेंट है और एक बंद कमरा कहाँ कन्फाइनमेंट बन जाता है, ये सब कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है। हमारी अगली चर्चा ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के खिलाफ होने वाले अपराधों पर होगी, जिसमें हम थेफ्ट और रॉबरी जैसे विषयों को समझेंगे। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ। हमने हमला करने की बात की, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आत्मरक्षा मतलब सेल्फ डिफेंस में बल का प्रयोग करता है, तो कानून ये कैसे तय करता है कि कब वो बल जायज था और कब वो खुद एक अपराध बन गया? इस उचित बल की सीमा क्या है? सोचिएगा जरूर।